Hello everyone, welcome back to our channel. So today is going to be the last lecture of the cell biology जिसमें हम कुछ चीज़ें बात करेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस की और एक टॉपिक जो है सेल साइकिल उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सेल बायोलॉजी पूरा वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है दैट इज़ dN/dt Rn या कहा जाता है उसे UN। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा स्पोर फॉर्मेशन के लिए मेजर स्टिमुलस चाहिए होता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है दैट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है अगर वो इंक्रीज़ कर रही है साइज़ में लेकिन डिवाइड नहीं कर पा रही है तो वो कब होता है दैट इज़ ड्यूरिंग द लैग फेज शुरुआती के फेज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जहाँ पे रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अ क्लैथरिन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोजोम्स क्या होते हैं दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स को हम एंडोजोम्स कहते हैं। अर्ली एंडोजोम्स भी होते हैं, लेट भी होते हैं। अर्ली वाले पेरीफ्री पे होते हैं, लेट वाले न्यूक्लियस पे होते हैं। अर्ली एंडोजोम्स से अगर वो लेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो दैट इज़ ड्यू टू द पीएच की वजह से, पीएच के चेंज होने की वजह से हो रहे हैं। अगर एंडोसाइटोसिस की बात करें तो क्लोइवी और रफल स्टेज देखने को मिलती है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म होती है दैट इज़ अ बड ऑफ वेसिकल, और ये जो है प्रोट्रूडिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ रेगुलेटरी पॉइंट्स होते हैं या कहो चेक पॉइंट्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, दूसरा होता है G to M ट्रांजिशन पॉइंट। दीज आर द मेजर रेगुलेटरी, मतलब सबसे ज़्यादा या तो शुरुआत में देखना होता है या फिर G2 से जब वो M पे जा रहे होते हैं तब देखना होता है। तो ये मेजर रेगुलेटरी हैं। अगर स्टार्ट पॉइंट की बात करें तो वो ईस्ट सेल में देखने को मिलता है। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट हमें मैमेलियन सेल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये जो स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है ये कब होता है जब सेल G1 से S की तरफ जा रही होती है, और इसे कौन कंट्रोल करता है दैट इज़ कंट्रोल बाय V1 काइनेज से ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें G2 से जब सेल M की तरफ जा रही होती है तो ये हमें ह्यूमन oocyte में देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली अरेस्टेड हो जाता है G2 के फेज़ में। अगर सेल एक बार एंटर कर गई है G1 से S में तो इसका मतलब वो अपनी सेल साइकिल कंप्लीट कर सकती है, लेकिन G2 से M के टाइम पे एक हमें देखने को मिलता है ह्यूमन oocytes में, जहाँ पर G2 के टाइम पे अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनर रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स की, तो जो सबसे कम चेक पॉइंट्स होते हैं एक तो होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, दूसरा होता है DNA डैमेज चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय APC, दैट इज़ अ APC क्या होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमें देखना होता है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल से अटैच हैं कि नहीं है। DNA डैमेज चेक पॉइंट भी देखना होता है जहाँ पे हमें देखना होता है कि जो पेरेंटल सेल है उसके पास एक इंटैक्ट फॉर्म ऑफ DNA है, और उसके बाद जब वो डॉटर बन रही है तो डॉटर के पास भी इंटैक्ट फॉर्म ऑफ DNA रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाहे ईस्ट की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, ये कुछ CD के पॉइंट्स हैं। CD के क्या होता है दैट इज़ अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एंजाइम है जो कि एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जो कि कौन कंट्रोल करता है दैट इज़ अ CDK1। तो G1 से S के टाइम पे भी कोई करता है और G2 से M के टाइम पे भी कोई करता है। जो G1 से S के टाइम पे कंट्रोल करते हैं वो होते हैं 1 2 3, और जो G2 से M टाइम पे कंट्रोल होते हैं दैट इज़ अ B टाइप साइक्लिन, जिसमें साइक्लिन B1 आता है, साइक्लिन B2 आता है, साइक्लिन B3 आता है। B टाइप कब आते हैं G2 से M की तरफ, और G1 में आते हैं G1 से S की तरफ होते हैं साइक्लिन 1, साइक्लिन 2, साइक्लिन 3। नेक्स्ट अगर हम M सेल की बात करें तो सबसे बेस्ट है इसे याद कर लो। सेल गई G1 में, G1 से S के टाइम पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, फिर एक S में देखने को मिलेगा। अगर सेल S में चली गई तो वो ईजिली G2 में चली जाएगी, फिर G2 से M की तरफ देखने को मिलेगा या फिर M फेज में देखने को मिलेगा। CD के मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कैटालिटिक जो होते हैं, और ये साइक्लिन मैंने याद कर रखा है, ऊपर वाले 4 6 हैं, फिर 2 2 1 1 है। एक बार आपको बस ये फॉर्म याद करना है, सबसे पहले G1 लिखना है, फिर G1 से S की तरफ, फिर S की तरफ, इसके बाद G2 की तरफ, फिर G2 से M की तरफ। देयर आर टोटल 5। CD के कैसे लिखने हैं, ऊपर वाले 4 6, फिर नीचे 2 2, फिर नीचे 1 1। नेक्स्ट साइक्लिन की अगर हम बात करें कि साइक्लिन वाले कैसे लिखने होते हैं, तो साइक्लिन वाले लिखने हैं DEAA लास्ट वाला B। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पे ये इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट है इस चीज़ को या इस टेबल को एक ही बार में याद कर लो, इस टेबल को कि कौन कौन से होते हैं, तो एक ही बार में याद हो जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुझे अभी भी लिखना हो तो मैं अभी भी इसे ईजिली जो है लिख सकती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें
कौन कौन से होते हैं। तो अगर मुझे ये लिखना है पेपर में मैं कैसे करूँगी, तो मुझे पता है पहले G1 होगा, फिर इसके बाद G1 से लेके S होगा, देन होगा S के बाद आएगा G2, G2 के बाद आएगा G2 से M या फिर M फेज। मैंने अभी बताया ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ऊपर वाला है हमारा 4 6, इसके बाद 2 2 1 1। नेक्स्ट है हमारा ये D E A A B। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। एक हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ सेल साइकिल, वो और बचा है। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं, फटाफट से सेल साइकिल को वाइंड अप करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले आपको पता है कि सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न दैट इज़ अ सीरीज़ ऑफ सेल, जहाँ पे जो नई सेल है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल जो है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है हमारी M फेज, एक होती है M फेज, एक होती है इंटरफेज। अगर हम बात करते हैं M फेज की, अगर हम बात करते हैं इंटरफेस की, इंटरफेस ज़्यादा लंबे समय के लिए चलती है, दैट इज़ 90 to 95%, और ये सिर्फ 5% ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरफेस में सारी प्रिपरेशन होती है, सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है, रेस्ट स्टेज पे होती है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है। इसी M फेज को ही कहा जाता है माइटोसिस या फिर मियोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरफेस की, इंटरफेस में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है G1, S और G2 फेज। नेक्स्ट जो G1 होता है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज, सबसे बड़ा फेज है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं उन सब का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। S फेज में DNA रेप्लिकेट होता है और उसका हिस्टोन सिंथेसिस होता है। G2 फेज की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और फेज आता है जो कि होता है G0, जब सेल G1 के अंदर तो आ गई लेकिन G1 के बाद बाहर निकल जाती है और डिवाइड नहीं करती। G1 में आने के बाद जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो वो G0 फेज में चली जाती है, जिसे क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं। M फेज की अगर हम बात करें तो इसमें आता है हमारा माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है दैट इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न, ये है हमारा रिडक्शनल डिवीज़न, ये सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, यह आपको जर्मिनेटिंग सेल्स में देखने को मिलता है। जैसे कि ये कहाँ होता है, जैसे कि जब टिश्यू रिपेयर होता है, रिपेयर के टाइम पे होता है। नेक्स्ट कितनी डॉटर सेल्स बनाता है, 2 बनाता है। ये जर्मिनेशन मतलब ये कब देखने को मिलता है, जब गैमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट ये कितनी डॉटर सेल्स बनाता है, ये आपकी 4 डॉटर सेल्स बनाता है। नेक्स्ट इसमें रिकॉम्बिनेशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है, रिकॉम्बिनेशन इसमें एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक और एस फेज की हम बात करें कि एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और DNA क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, DNA गेट डबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे माइटोसिस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस में कौन कौन से फेजेस होते हैं। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, उसको सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, दैट इज़ अ पीमैट। पीमैट क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर हम बात करते हैं प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेज में क्या होता है, लेट अस सी, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस हो जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है कंडेंस होके क्या बनाने लगता है, क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल लाइक दिस, क्रोमोसोम लाइक दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूक्लियोलस इसमें गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल्स जो हैं, जो सेंट्रियोल होते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं,
वो कहाँ जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे, अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी डिसअपियर हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईआर, गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बॉडी, ये सब भी क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये लेक्चर मुझे एज सून एज कंप्लीट करना है, मेक श्योर करना है कि एक थोड़े से टाइम पीरियड में ज़्यादा समझ में आ जाए, तो थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं और एक एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, जो शायद मैं पूरी तरीके से नहीं लिख पा रही हूँ, उसे आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज़ अ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो बन रहे हैं दैट इज़ अ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये क्या है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। है किसका स्ट्रक्चर, ये है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोमेटाफेज की, ठीक है, जब मेटाफेज शुरू होगा, प्रोमेटाफेज की, प्रोमेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो आगे पीछे हो रहे हैं, इक्वेटर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाफेज की, मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम जो हैं इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो किसके साथ अटैच होता है, काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, अटैच होता है काइनेटोकोर के साथ, वन ऑफ द क्रोमोसोम से, वन ऑफ द क्रोमोसोम से। एज यू सी, अगर मैं डायग्राम भी बनाऊं, दिस इज अ सेल, दिस इज अ इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम्स बनाएं, एज यू सी यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो रहा है, दीज ऑल आर अटैच टू। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाफेज की, एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे और कहाँ जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। एज यू सी द डायग्राम, दिस इज अ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आधे आधे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, ठीक है, आपस में अटैच भी हैं पर अपोजिट पोल पे, इक्वेटोरियल प्लेट से हट गए हैं। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो बने हैं दोबारा से डीकंडेंस हो जाएंगे, दोबारा से डीजनरेट होने लगेंगे, डीकंडेंस। ईआर दोबारा आ जाएगा, गोल्जी बॉडी जो है गायब हो गया था वो दोबारा रीफॉर्म हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होने लगेगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बिगिन। नेक्स्ट जो भी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब थे सब रीअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस की। अब मियोसिस में दो मियोसिस होती हैं, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, सॉरी मियोसिस 2 जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर टू माइटोसिस, इसीलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं मियोसिस की,
मियोसिस वन की, तो मियोसिस वन जो है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस वन की। मियोसिस वन की, मियोसिस वन में सबसे पहले आता है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के बहुत, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। लेकिन प्रोफेज वन के पार्ट्स हैं, एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर डिप्लो, फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लेप्टोटीन की, लेट्स सी लेप्टोटीन। यहाँ पे क्रोमैटिन जो है कंडेंस होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। जाइगोटीन की अगर हम बात करें, जाइगोटीन में पेयरिंग होने लगती है क्रोमोसोम्स की, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? होमोलोगस, जो एकदम से सेम होंगे। नेक्स्ट, जब पेयरिंग हो रही होगी उस टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स भी बनता है जिसका नाम होता है सिनोप्टिनम कॉम्प्लेक्स, सिनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स। फिर जाइगोटीन के बाद आएगी पैकेटीन। पैकेटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस करता है, ठीक है, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा एंजाइम यूज होगा? दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे। होमोलोगस, मैंने ये लास्ट लेक्चर है सेल बायोलॉजी का, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया है, उतने नोट्स अच्छे नहीं हैं बिकॉज ये आप लोगों ने, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी इसकी प्रिपरेशन में ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पहले से पता होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बढ़ाया है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, बाकियों के अलग टाइम से मैं फिर सिर्फ खाली क्या रह जाएगा? दैट इज़ अ कियास्माटा फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि कैसा होता है? एग शेप स्ट्रक्चर होता है। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार डिस्कस करना था एज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने एंड से नहीं चाहूँगी कि मैं कोई टॉपिक मिस करूँ। डाइकाइनेसिस, वेदर आई एम टीचिंग 1 चैप्टर और 2 चैप्टर, आई विल मेक श्योर आई कैन गिव यू द होल लेक्चर। यहाँ पे डाइकाइनेसिस में पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सॉरी, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और जो भी आप न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाएगा, ईआर एंड गोल्जी, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेटाफेज वन में, मेटाफेज वन में, मेटाफेज वन में सब इक्विटोरियल प्लेट पे आएंगे। एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक और फेज होता है जिसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, कोई भी डीएनए प्रिपरेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, मियोसिस टू जो है वो बिल्कुल भी सेम, मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस की तरह सेम है, जो पॉइंट्स वहाँ लिखे हैं वहीं आएंगे। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। ठीक है, अगर एनिमल सेल की बात करें, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसमें क्या होता है? यहाँ साइड से टूटना शुरू करती है, नीचे से सेल्फ एरो बनाती है, गड्ढा सा। प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो जिसकी वजह से जो गोल्गी वेसिकल्स होते हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन बनाते हैं बीच से, और बीच से बनाते बनाते फिर साइड में जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल साइकिल. फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. या तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा या डेवलपमेंट बायोलॉजी होगा. टिल देन थैंक यू वेरी मच. आई होप लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे. ये बहुत बेसिक सा लेक्चर था. यहाँ जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एनिमल सेल के बारे में, कौन से CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं या साइक्लिन होते हैं, उनको डिस्कस कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल बायोलॉजी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.